जय हिंद स्टूडेंट्स, आज का होने वाला है हमारा टॉपिक इकोलॉजी। हमने यहाँ तक हमारा पूरा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद में हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक्स को मिसलेनियस के अंदर कवर किया था। ये एक आखिरी टॉपिक बचता है और इसके बाद से हम शुरू करेंगे हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन। इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी हाई होती है, थोड़ा मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाने की, इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें। समझने में ये टॉपिक कंपैरेटिवली दूसरे टॉपिक से काफी ज्यादा इजी हो जाता है। एक बार समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि होने वाला है इकोलॉजी। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे फूड चेन क्या होती हैं, फूड वेब्स क्या होते हैं, फूड चेन्स एंड वेब्स। उसके बाद में हम लोग समझेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स के बाद में हम लोग समझेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो के अलग अलग पिरामिड्स, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व किस तरह से किया जाता है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो अब ये देखो कि जैसे हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स से इंटरेक्ट करते हैं, साथ में ही एनवायरनमेंट के साथ में भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसी इंटरेक्शन की स्टडी को बोला जाता है इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में भी और पूरे एनवायरनमेंट के साथ में भी जो भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है उसी की स्टडी को हमने बोला है इकोलॉजी। इंडिया में जो फादर हैं इकोलॉजी के वो हैं सर रामदेव मिश्रा। इस चीज को हम याद रखेंगे। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर इकोलॉजी का फादर किसे बोला गया है, तो वो बोला गया है सर रामदेव मिश्रा को। उसके बाद में जो टर्म इकोलॉजी दिया था वो पहले दिया था रीटर ने। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अर्नेस्ट हैकेल का नाम हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारी जगह, लेकिन जब हमारे जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हैकेल का ऑप्शन भी नहीं रहता है, ऑप्शन रहता है सर रीटर का। यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि सर हेकल ने सबसे पहले वर्ड तो दिया था इकोलॉजी, लेकिन उस वर्ड का प्रॉपर यूज जो था वो रीटर ने किया था, इसीलिए इसका आंसर रीटर जाएगा। अगर पूछा जाएगा टर्म इकोलॉजी किसने दिया था तो आंसर जाएगा रीटर। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या समझा, हम लोगों ने ये समझा कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी वो स्टडी है जो कि डील करती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में और उनके एनवायरनमेंट के साथ में रिलेशनशिप को। इतना क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, जिस तरह से हम लोगों ने समझा था कि हमारे ह्यूमन बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है, उसी तरह से इकोसिस्टम हमारे पूरे के पूरे नेचर का एक फंक्शनल यूनिट होता है। क्या मतलब है, इकोसिस्टम वो एक छोटा सा एरिया है जहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री अपने आप में एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। वहीं पे ट्री के ऊपर बर्ड्स फीड कर रहे होते हैं, बर्ड्स के ऊपर अलग अलग पैरासाइट्स बैठे होते हैं, वो फीड कर रहे होते हैं। एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है। ट्री सन की हेल्प से खाना बना रहा होता है, यानी कि इस पूरे ने एक बना लिया है इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं ट्री इकोसिस्टम। इसी तरह एक तालाब को ले लें, एक पॉन्ड को ले लें, वहां पे भी जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनके ऊपर जूप्लैंक्टन्स फीड करते हैं, या फिर उसके ऊपर फिर छोटी मछलियां, उसके ऊपर बड़ी मछलियां, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा इंटरेक्शन ने भी एक इकोसिस्टम बना लिया। इसी तरह से अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम्स होते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलती है। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature। जो नेचर है उसका एक ऐसा फंक्शनल छोटा यूनिट जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में और अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। Where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea। छोटे से छोटा एक पॉन्ड भी एक पूरा इकोसिस्टम बना रहा होता है, बड़े से बड़ा एक फॉरेस्ट भी एक
पूरा इकोसिस्टम बना रहा होता है। अमेज़न फॉरेस्ट को ले लो, छोटे से तालाब को ले लो, दोनों ही इकोसिस्टम्स हैं, साइज में डिफरेंस है। यानी कि इकोलॉजी क्या हो गया, इकोलॉजी इन्हीं इंटरेक्शंस की स्टडी है, बल्कि इकोसिस्टम वो इंटरेक्शन है, वो एरिया है जहां पे ये सारे के सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से, साथ में ही उनके आसपास जो सराउंडिंग्स हैं उनसे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एक बार अच्छे से इसकी डेफिनेशन को देखिए और समझिए। इकोलॉजी जो है वो स्टडी है, इकोसिस्टम वो एरिया है जो फंक्शनल यूनिट है नेचर की, जहां पे ये इंटरेक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद में जो हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। क्या मतलब होता है? बायोटिक का मतलब होता है जीवित, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, यानी कि प्लांट्स आ गए, यानी कि ह्यूमंस आ गए, यानी कि पैथोजेंस जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो आ गए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ गए, बड़े बड़े एनिमल्स आ गए, जो भी सारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। एबायोटिक कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो जो हमारी सारे सराउंडिंग्स हैं, एनवायरनमेंट है, ये हवा है, पानी है, ठीक है, सनलाइट है, कहाँ आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के। यदि मैं बात करूं किसी एक इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम की बात कर लूं, तो ट्री इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ट्रीज हो जाएंगे, उनके ऊपर बैठी चिड़िया हो जाएंगी। एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वो सॉइल हो जाएगा जिसमें एक ट्री ने जन्म लिया है, वो सनलाइट हो जाएगी जिसकी हेल्प से एक ट्री खाना बना रहा है। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ गया? हवा, पानी, सनलाइट और जो कि सॉइल है, ये सारा आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स में। कंसेप्ट में आपकी हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इनका कलर चेंज करते हैं। एक हो जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, और एक हो जाते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं। दो टाइप के कौन कौन से फैक्टर्स? सबसे पहला आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यानी कि जो क्लाइमेट को दर्शा रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, विंड हो गई, जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं एबायोटिक में उनको क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोलते हैं। एडाफिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सॉइल हो गया, पीएच हो गया, मिनरल्स हो गया, उस जगह की टोपोग्राफी हो गई, प्लेन है, माउंटेन है, क्या है वो टोपोग्राफी, ये सब कहाँ आ जाता है? एडाफिक फैक्टर्स में। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्लाइमेटिक में जो भी क्लाइमेट को जो भी इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बारिश हो गई, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ आई? क्लाइमेट को जो इफेक्ट कर रही हैं। एडाफिक फैक्टर्स में जो वो जगह की कंडीशन है, जैसे कि सॉइल हो गया, जैसे कि टोपोग्राफी हो गया, ये सारा आता है एडाफिक फैक्टर्स के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने एबायोटिक के बारे में पढ़ा। बायोटिक की जब हम बात करते हैं तब बायोटिक में तीन प्रकार की चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर्स, जो खाना बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो खाना बना रहे हैं, जैसे कि हमारे कौन से हो गए? प्लांट्स हो गए। ठीक है, प्लांट्स के ऊपर कौन फीड करता है? प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, हर्बिवोरस भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, यानी कि पूरी चेन बन रही है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कंज्यूमर्स फीड कर रहे हैं। कंज्यूमर्स में हर्बिवोर्स पहले आएंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बिवोर्स ने फीड किया, हर्बिवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स ने फीड किया, है ना, इसी तरह से चलता है। उसके बाद में सबके ऊपर जब सबकी डेथ हो जाती है, भले वो प्रोड्यूसर्स हों, भले वो अलग अलग प्रकार के कंज्यूमर्स हों, जैसे कि हर्बिवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, जब सबकी डेथ हो जाती है तब अल्टीमेटली उनके ऊपर कौन काम करता है? डीकंपोजर्स काम करते हैं। ठीक है, डीकंपोजर्स में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं, फंजाई होते हैं, वो सबके ऊपर काम कर रहे होते हैं आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, प्रोड्यूसर्स में ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स आ जाते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं। जब हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था तब हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे लाइट की हेल्प से, केमिकल की हेल्प से खुद का खाना बनाया जाता है, तो ग्रीन प्लांट्स हम लोगों के प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं। कंज्यूमर्स की बात करें तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। प्राइमरी के ऊपर फीड करने वाले, सेकेंडरी के ऊपर फीड करने वाले, टर्शरी, उसके ऊपर क्वार्टरनरी, ये सारे आ जाते हैं। सबसे प्राइमरी में कौन आएगा? प्राइमरी में आएंगे हर्बिवोर्स, उसके ऊपर सेकेंडरी
फीड करेंगे, उसके ऊपर टर्शरी फीड करेंगे, उसके ऊपर क्वाटरनरी फीड करेंगे, इस तरह से पूरी चेन बन जाती है। अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों पे कौन फीड कर रहे होते हैं? डीकम्पोजर्स। और डीकम्पोजर्स को हम और क्या बोलते हैं पता है? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। और सैप्रोफाइट्स हम लोगों ने पहले पढ़ा है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, खाने को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो फंजाई में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, जहां पे क्या हो रहा है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। ये सब जब मर जाएंगे, जब प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स मर जाएंगे, तब उनके ऊपर डेड एंड डिकेइंग के ऊपर कौन फीड करेगा? डीकम्पोजर्स फीड करेंगे, इसलिए उनको सैप्रोफाइट्स भी बोला है। ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक बार इस चार्ट को अच्छी तरह से देखो, क्या बताया है, वापस बोल रही हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं और एक बायोटिक होते हैं। एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लाइमेटिक और एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स यानी कि रेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया। एडाफिक फैक्टर्स मतलब उस जगह की कंडीशन, सोइल, वहाँ की टोपोग्राफी, ये सब आता है एडाफिक फैक्टर्स में। बायोटिक की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो इन दोनों के ऊपर फीड कर रहे हैं जब ये मर जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले, बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन शेपिंग द इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स द बायोटिक फैक्टर्स सच एज। कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स को यहाँ पे देखा जा रहा है? सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, जो कि होते हैं ऑटोट्रोफ्स, जो कि बना रहे होते हैं खुद का खाना। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स एज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय मेकिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन आ रहे हैं? प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने पूरा का पूरा प्रोसीजर पहले पढ़ा था, प्लास्टिड्स में हो रहा था। क्या याद है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना और ऑक्सीजन बन रहा था। क्या क्या बन रहा था? एक तो बन रहा था फूड, जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, प्लस बन रहा था ऑक्सीजन, जो हम लोगों को चाहिए हम लोगों के रेस्पिरेशन के लिए। ये दोनों चीजें हम लोगों को कौन देता है? प्रोड्यूसर्स दे रहे होते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर डिपेंडेंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फैक्ट आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड फूड। उसके बाद में कंज्यूमर्स की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, कंज्यूमर्स, ठीक है, सबसे पहले बनाती हूं मैं एक प्रोड्यूसर का डायग्राम। ड्राइंग थोड़ी बुरी है, समझ लेंगे लेकिन ऐसे ही। ठीक है, ये रहा हमारा एक प्रोड्यूसर, ठीक है, ये रहा हमारा एक प्लांट। इसके ऊपर फीड करने वाला है सबसे पहले हमारा हर्बिवोरस कंज्यूमर, हर्बिवोर्स। ठीक है, हर्बिवोर्स क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसके ऊपर फीड करेगा हमारा प्राइमरी कार्निवोर, पहला कार्निवोर है इसलिए प्राइमरी कार्निवोर बोला, लेकिन ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह इसके ऊपर भी कोई फीड करेगा तो उसको बोल देंगे हम क्वाटरनरी कंज्यूमर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंज्यूमर्स की, एक के ऊपर दूसरा फीड कर रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा फीड कर रहा है। इसी चेन को हम लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर फीड करने वाला टर्शरी, और टर्शरी के ऊपर फीड करने वाला क्वाटरनरी। हर्बिवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कार्निवोर, इतना समझना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कंज्यूमर्स में क्या लिखा हुआ है। दे इंक्लूड बोथ प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। बिल्कुल, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? हर्बिवोर्स हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? कार्निवोर्स हैं।
उसके बाद में as animals depend on plants for their food, they are called consumers. Primary consumers feed directly on the producers for their food and the secondary consumers feed on the primary consumers. एक के ऊपर दूसरा dependent है, very clear. All the herbivores are animals are example of primary consumers. Carnivores and apex predators make up the secondary and tertiary consumers. यानी कि वही है जो मैंने बताया, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स, पूरी की पूरी चेन बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में डीकम्पोजर्स की अभी मैं बात करती हूँ। तो डीकम्पोजर्स क्या हैं? जब ये सारे के सारे मर जाएंगे, सारे के सारे मर जाएंगे, तब अल्टीमेटली इस पे भी और इन दोनों पे भी कौन फीड करेगा? अल्टीमेटली डीकम्पोजर्स ही फीड करेंगे। और डीकम्पोजर्स कौन होते हैं? हमारे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो कि होते हैं सैप्रोफाइट्स, जो कि क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स यानी कि जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं और जो एक्सटर्नली डाइजेस्ट करते हैं। एक्सटर्नल डाइजेशन का मतलब क्या था? बाहर, शरीर के बाहर ही चीज़ों को तोड़ देना और उसके बाद में उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर लेना। ये हम लोगों ने समझा था, ठीक है। डिकम्पोजर्स को पढ़ते हैं। दे आर द सैप्रोफाइट्स व्हिच इंक्लूड फंजाई एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है? ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में सारे ऑर्गेनिजम्स को अल्टीमेटली तोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है? पूरी साइकिल बनी हुई है। देखो, समझो क्या हो रहा है। प्लांट्स के ऊपर फीड किया हर्बिवोर्स ने, उनके ऊपर फीड किया कार्निवोर्स ने। जब सब मर गए, सबके ऊपर फीड किया डीकम्पोजर्स ने। डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देंगे, ठीक है, सारे के सारे मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को। वही नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेगा वापस खाना बनाने में। फिर साइकिल चलती रहेगी। इसी तरह से साइकिल चलती है, ठीक है। ये चीज समझनी थी। अब देखो एनर्जी का फ्लो क्या होता है, इस चीज को आगे मैं आपको समझाऊंगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। एक चीज यहां पे समझो कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। फूड चेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर के ऊपर ये डियर जो हमारा हर्बिवोर है वो फीड कर रहा है। इस हर्बिवोर के देखकर शेर के मुंह में पानी आया। लायन हमारा है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है कार्निवोर। अल्टीमेटली जब सब के सब मर गए तब ये हो गए डीकम्पोज। और डीकम्पोज जब हुए तब ये किस में ब्रेक डाउन हो गए? नाइट्रोजन में ब्रेक डाउन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो गए। और यही किसने यूज किया? प्लांट्स ने, वापस खाना बनाने में। ऐसे ही चलती रहती है ये साइकिल। चेन बनी हुई है, एक पूरी की पूरी इंटरडिपेंडेंसी की चेन बनी हुई है, इसीलिए इसको बोला है हम लोगों ने फूड चेन। लेकिन नेचर में जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा एक फूड वेब, पूरा का पूरा जाल बना हुआ है। बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, कोई अकेली फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इस डियर को ये शेर तो खा रहा है, साथ में कोई फॉक्स भी खा रहा होगा, ठीक है, फॉक्स के ऊपर कोई और फीड कर रहा होगा। इसी तरह से सारी पूरी इंटरडिपेंडेंट होती हैं, जैसे एक पूरा जाल बना लेती हैं। उस जाल को हम बोलते हैं फूड वेब। और अगर हमसे पूछा जाए कि एक्चुअल में नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, तो फूड वेब एग्जिस्ट करता है। इसका एक पार्ट है फूड चेन। फूड चेन हमें अकेली कहीं नहीं मिलेगी, एक्चुअल में जो एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा फूड वेब। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा? इंटरडिपेंडेंसी है सारे ऑर्गेनिजम्स की एक दूसरे के ऊपर। अगर इनमें से कोई एक भी ऑर्गेनिज्म बीच में से गायब हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस डियर को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, डियर को मैंने चेन से ही हटा दिया, तो क्या होगा? शेर भूख के मारे मर जाएगा, प्लांट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, सबका का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। इसीलिए एक एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। मैंने पुरानी क्लासेस में आप लोगों को बताया था बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हमारे आसपास मौजूद जो भी ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी हमें देखने को मिलती है उसको हम लोगों ने बोला था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और इस डाइवर्सिटी को हमें बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक भी इसमें से ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो पूरी की पूरी चेन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। कुछ बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, सबको हम आज इस लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये अलग अलग लेवल्स हैं। अब इन अलग लेवल्स को हम लोग देखने वाले हैं।
अलग अलग ये जो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझी एक फूड चेन जहां पे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट था। इस तरह से हमारी पूरी चेन बन रही थी। अब उस चेन के एक एक लेवल को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक एक ट्रॉफिक लेवल। देखो, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा? सबसे पहले फूड चेन में कौन आता है? प्रोड्यूसर्स आते हैं। उसके ऊपर कौन फीड करता है? हर्बिवोर्स, यानी कि वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ गए। कौन? हर्बिवोर्स। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन आ जाएंगे? प्राइमरी कार्निवोर्स आ जाएंगे। उसके ऊपर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल अल्टीमेटली एपेक्स प्रेडेटर्स। यानी कि जब हम लोग फूड चेन में देख रहे हैं अलग अलग लेवल्स को, तब एक एक लेवल को हमने बोला है एक एक ट्रॉफिक लेवल। बस इतना सा समझना है और कुछ भी नई चीज नहीं है। फूड चेन के अलग अलग लेवल्स को ही हमने बोला है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, सेकंड पे हर्बिवोर्स, थर्ड पे कार्निवोर्स, फोर्थ पे उनको खाने वाले सेकेंडरी कार्निवोर्स, अल्टीमेटली एपेक्स प्रेडेटर्स। और इन सब के ऊपर फीड कौन कर रहा है? जब ये सब मर जा रहे हैं, इनके ऊपर अल्टीमेटली डीकंपोजर्स फीड कर रहे होते हैं। और इन्हीं डीकंपोजर्स को इसी वजह से किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे हम लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि ये तो सबके ऊपर फीड कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब सबकी डेथ हो जा रही है, अल्टीमेटली जो सैप्रोफाइट्स, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो अलग अलग बैक्टीरिया और फंजाई हैं, वो इनके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। इसीलिए इनको किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे हम लोगों ने नहीं डाला है। इज दैट क्लियर? आगे जब हम बढ़ते हैं, तब अब हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो फ्लो होता है हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में, अब हम उसको समझने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा इस कंसेप्ट को। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं सूरज की मदद से। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसाइज कर रहे होते हैं और यहां से इन लोगों ने कुछ एनर्जी ली। उस एनर्जी का 90% पार्ट ये लोग यूज कर लेते हैं अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी पूरी ग्रोथ में, अपने शरीर के मेंटेनेंस में। यानी कि इन लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहा है, सपोज मिनरल्स का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, फूड का, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट या फिर रेस्पिरेशन में या फिर फोटोसिंथेसिस में जो भी एनर्जी यूज हुई है वो इन लोगों ने यूज कर ली है। 90% एनर्जी जो इन लोगों ने सन से ली, 10% एनर्जी बाकी की जो थी वो इन लोगों ने अपने खाने के फॉर्म में स्टोर कर कर रखी है। अब मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शंस में ये बता देना कि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, अब ये जो 10% एनर्जी इनके अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर है, जब कोई हर्बीवोर इस प्लांट को खाएगा तब इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड था वही तो इसके पास जा रहा है। यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी इस हर्बीवोर के अंदर गई है। इस 10% का 90% ये भी यूज कर लेगा अपनी ग्रोथ, अपने मेंटेनेंस में, अपने सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। 10% स्टोर करके रखेगा अपने शरीर में। ठीक है, और ये 10% जो उसके अंदर स्टोर्ड है ये खा लेगा जब कार्निवोर किसी भी हर्बीवोर को खाएगा, तब 10% एनर्जी जो उसके पूरे मसल्स में, जो उसके पूरे शरीर में स्टोर्ड थी, कार्निवोर ने वो खा ली। तो इस वाले लेवल से कितनी एनर्जी गई कार्निवोर में? 10% एनर्जी गई। ठीक है, अब इस कार्निवोर में भी 90% एनर्जी ये यूज कर लेगा अपनी एक्टिविटीज में, 10% एनर्जी स्टोर करके रखेगा अपने अंदर। और जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, जब सेकेंडरी कार्निवोर पे जाएंगे, तब वो भी 90% जो है उसको यूज कर लेगा, 10% एनर्जी आगे फेंक देगा। ठीक है, इस प्रकार से सिर्फ 10% एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज
यहाँ पे प्लांट के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी थी, तो इसने हर्बिवोर को सिर्फ 100 किलो कैलोरी एनर्जी दी है, और इसने जो हमारा प्राइमरी कार्निवोर था उसको सिर्फ 10 किलो कैलोरी एनर्जी दी है, और इसने अल्टीमेटली सेकेंडरी कार्निवोर को 1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की है। यानी कि 10% एनर्जी ही फ्लो हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, और ये जो हमारा लॉ है इसको हम 10% लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिसको किसने दिया था, सर लिंडमैन ने दिया था, डबल स्टार लगा लेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक एनर्जी लेवल तक जो फ्लो हो रहा है उसमें 10% लॉ फॉलो होता है, यानी कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। दिया किसने, लिंडमैन ने दिया था। एक बार इसको पढ़ते हैं। The 10% law of energy flow states that when the energy is passed from one trophic level to the another, only 10% of the energy is passed on to the next trophic level. Energy flow को यदि हम डिटेल में समझें तो इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ना जरूरी है। The energy flow in the ecosystem is important to maintain an ecological balance. बहुत जरूरी है एक बैलेंस बना के रखने के लिए हमारे इकोसिस्टम में। The producers synthesize the food by the process of photosynthesis, as we know. सन की हेल्प से वो खाना बना रहे होते हैं, ठीक है। अ पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द प्लांट्स, द रिमेनिंग एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 90% एनर्जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज कर ली थी, जो पार्ट स्टोर्ड था वो था 10%। अब यही 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हेन दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स। दिस एनर्जी इज फर्दर पास्ड ऑन टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड फर्दर इट गोज सो ऑन। यानी कि कुछ नहीं है यार, एनर्जी फ्लो क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जितनी एनर्जी पास हो रही है बस उतना सा है। 90% एनर्जी उस ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म खुद में ले लेता है, खुद के कामों में यूज कर लेता है। 10% एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसको आने वाला ऑर्गेनिज्म जो उसको खाने वाला है उसमें चली जाती है। एज सिंपल एज दैट, नथिंग मच। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि 10% लॉ को बेहतरीन तरह से दर्शाता है। सन जो है वो एनर्जी दे रहा है प्लांट को, ठीक है। प्लांट ने जो 90% एनर्जी का यूज किया, ठीक है, वो हीट के फॉर्म में चली जाती है एटमॉस्फेयर में, बचती है 10% एनर्जी, जिसको हर्बिवोर खाता है उसका भी 90% चला जाता है हीट के फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में उसको यूज कर लिया। बचा हुआ 10% जाता है अगले ऑर्गेनिज्म में। इसी तरह 10% चला जाता है आगे ट्रॉफिक लेवल्स में। अल्टीमेटली सबकी डेथ हो जाती है और डीकंपोजर्स उनको खा लेते हैं। डीकंपोजर्स क्या करेंगे, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, जो कि यूज कर लेगा प्लांट्स। इसी तरह से पूरी की पूरी हमारी साइकिल चलती रहती है, और यही है हमारा एनर्जी फ्लो का साइकिल, ठीक है। ये साइकिल क्यों जरूरी है हमारे पूरे इकोसिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन फर्दर, अब हम देखने वाले हैं अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम्स होते हैं उनको। हम लोगों ने इकोसिस्टम में क्या देखा था, हम लोगों ने ये समझा था कि इकोसिस्टम वो एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर और अपने इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे। अब इसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको हम समझने वाले हैं। पहला टाइप होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, दूसरा टाइप होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक फ्रेश वाटर एक मरीन। फ्रेश वाटर के अंदर लेंटिक लोटिक वेटलैंड्स आते हैं, इसको याद रखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है मरीन इकोसिस्टम। अल्टीमेटली फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स, माउंटेन इकोसिस्टम्स, डेजर्ट इकोसिस्टम्स। ये सब आपको जो अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं इनके बारे में आपको ज्योग्राफी में राहुल सर पढ़ाएंगे। आप अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड्स देखेंगे, जैसे सवाना हो जाता है, स्टेपीज हो जाता है, अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट देखेंगे, अलग अलग प्रकार के डेजर्ट्स देखेंगे जैसे सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ये सब कुछ आप लोग ज्योग्राफी में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने समझा था एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। उससे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे ना फूड चेन में। अब उन्हीं का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लेकर आते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं उन्हीं ट्रॉफिक लेवल्स का, उसी डायग्राम को तो बोल दिया इकोलॉजिकल पिरामिड्स, और कुछ भी नया नहीं है, बस उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में जब हमने बता दिया। देखो तुम लोगों को डायग्राम बताती हूँ वापस।
ये हम लोगों का डायग्राम था, ठीक है। इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ये फीड कर रहा है, इसके ऊपर ये फीड कर रहा है, इसके ऊपर ये फीड कर रहा है। तो इसका जो हम लोगों ने पूरा डायग्राम बना दिया है, पिरामिड बनाया है, इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। लेट्स सी द डेफिनेशन व्हाट इट सेज। The ecological pyramid is the graphical representation of the relationships between different organisms. Each bar of the pyramid represents a different trophic level. जो एक एक बार है वो अलग अलग trophic level को दर्शा रहा है। इसी को हमने बोला है, इसी graphical representation को हम लोगों ने बोला है एक ecological pyramid। इसके अलग अलग types होते हैं जिनको अब हम समझने वाले हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि दो प्रकार के pyramids कौन से होते हैं। एक होता है ऐसा पिरामिड और एक होता है जस्ट उल्टा पिरामिड। अभी उल्टा पिरामिड बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये चीज समझ रहे हैं। सबसे पहले अपराइट पिरामिड, ठीक है, और ये है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड, अब इसको समझो। देखो इस पे अपन अलग अलग ऐसे बार्स बनाते हैं। इस बार में ज्यादा एरिया है, यानी कि ये ज्यादा क्वांटिटी को दर्शा रहा है। ऊपर जाते जा रहे हैं तो क्वांटिटी कम होती जा रही है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने पिरामिड्स को डिवाइड किया है। अगर क्वांटिटी धीरे धीरे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे कम होती जा रही है, भले वो नंबर्स की क्वांटिटी हो, भले वो वेट की क्वांटिटी हो, अगर वो कम होती जा रही है तो उसको हम इस प्रकार के अपराइट पिरामिड में रखेंगे। यदि यही क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के साथ में, तो हम उसको रखेंगे इन्वर्टेड के अंदर। एग्जाम्पल से समझाती हूं। अगर हम लोगों ने बात किया एक नॉर्मल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे पिरामिड्स होंगे। यहाँ पे हम नंबर की क्वांटिटी देखेंगे। किसको हम कंसिडर कर रहे हैं, नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारी घासें होंगी, ठीक है, उसके ऊपर फीड करने वाले होंगे 3 रैबिट, यानी कि नंबर कम हुआ, क्वांटिटी कम हुई। उसके ऊपर फीड करने वाले हमारे सिर्फ 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर फीड करने वाला एक अकेला हमारा टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि नंबर कम होता जा रहा है। जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसीलिए इसको हम लोगों ने रखा है अपराइट पिरामिड के अंदर। इन्वर्टेड पिरामिड की हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्री इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। ट्री में क्या है, यहाँ पे एक अकेला ट्री होगा, ठीक है। ट्री के ऊपर बहुत सारी चिड़िया बैठी होंगी, चिड़िया के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, इनके ऊपर और फर्दर हाइपर पैरासाइट्स होंगे, यानी कि नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने इसको इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर रखा है। समझ में आना चाहिए, जहां पे क्वांटिटी कम हो रही है वो अपराइट में आएगा, जहां पे क्वांटिटी बढ़ रही है वो इन्वर्टेड के अंदर आएगा। इज दैट क्लियर? 2 प्रकार के हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखे हैं। अब इन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको समझते हैं एक कंसेप्ट मैप की मदद से। कंसेप्ट मैप्स आर माय फेवरेट एज यू नो। टाइप्स ऑफ पिरामिड, सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब पिरामिड ऑफ नंबर्स में 2 प्रकार होते हैं, एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। हम लोगों ने अभी ही एग्जाम्पल देखा है, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स विच आर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ कम अंडर द अपराइट सिस्टम, लेकिन एक अकेला ट्री इकोसिस्टम होता है जो कि इन्वर्टेड के अंदर आता है, ठीक है। इसको डिटेल में अभी देखेंगे। अगर हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो बायोमास क्या होता है? बायोमास होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद मास। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मास का मतलब होता है कितना उनमें मैटर मौजूद है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर का मास हो जाता है पिरामिड ऑफ बायोमास, बताते हैं उसको, ठीक है। 2 प्रकार, एक अपराइट एक इन्वर्टेड। अपराइट में क्या होता है, इन्वर्टेड में क्या एग्जांपल्स होते हैं, सबको अब हम आगे समझेंगे। उसके बाद आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। और जब हम लोगों ने एनर्जी की बात की है, तब मैंने आप लोगों को बताया था एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी हमेशा कम ही होती है। 10% एनर्जी ही जा रही है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि एनर्जी तो कम ही हो रही है। ऐसा कोई केस तो पॉसिबल ही नहीं है जहां पे जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाएं तब एनर्जी इंक्रीज हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल। एनर्जी कम ही होती है हमेशा, इसीलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। एनर्जी का पिरामिड विल ऑलवेज बी अपराइट। बायोमास और नंबर्स का पिरामिड फिर भी अपराइट इन्वर्टेड दोनों प्रकार का हो सकता है। अब हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले आ जाता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स।
सबसे पहले आ जाता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स की यदि हम बात करें तो उनमें अपराइट पिरामिड ही देखने को मिलता है, जहाँ पे देखो बहुत सारी ग्रास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है नंबर पे, इन्हीं के ऊपर कुछ 4 गिने चुने टिड्डे फीड कर रहे हैं जिनको हमने बोला है प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनके ऊपर कुछ 3 फ्रॉग्स सेकेंडरी कंज्यूमर, इनके ऊपर सिर्फ 2 सांप, और 2 सांप के अल्टीमेटली ऊपर एक एपेक्स प्रेडेटर, यानी कि नंबर कम होता जा रहा है, यानी कि क्वांटिटी कम होती जा रही है, इसीलिए अपराइट, ठीक है। यदि हम बात करते हैं ट्री इकोसिस्टम की, ट्री इकोसिस्टम एक अकेला ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक मात्र ट्री है जिसके ऊपर बहुत सारी चिड़ियां फीड करेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारी पैरासाइट्स और अल्टीमेटली उसके ऊपर बहुत सारे हाइपर पैरासाइट्स। एक बार इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है द पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मैंने आपको बता दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मास होता है उसको हम बोलते हैं बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से डिफर कर रहा है। यदि हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये घास है, घास बहुत सारी होती है, ठीक है, तो इसका वेट हमने सपोज कंसिडर किया 1000 kg। इसके ऊपर फीड कर रहे हैं एक हिरण और एक रैबिट, जिनका मिलाकर वेट कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलो। इनके ऊपर फीड कर रहा है फॉक्स, जिसका वेट और कम हो जाएगा। इसके ऊपर फीड कर रहा है एक अल्टीमेटली एक लायन, जिसका वेट और भी कम हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी कम होती जा रही है, जो मास है, जो वेट है वो कम होता जा रहा है, इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाता है एग्जांपल अपराइट पिरामिड ऑफ हमारे बायोमास का। अब हम अगर देखते हैं इन्वर्टेड की तरफ, तो इन्वर्टेड में एक्वेटिक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है, इनका मास बहुत ही कम होता है। इनके ऊपर कौन फीड कर रहा है, छोटी मछलियां फीड कर रही हैं, ठीक है, उनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। इनके ऊपर कौन फीड कर रहा है, और बड़ी मछलियां फीड कर रही हैं जिनका वेट और भी ज्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पे वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, और अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इन्वर्टेड हो जाएगा, और इन्वर्टेड का एग्जाम्पल हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। That should be clear. We are studying here about the pyramid of biomass, जो हमारा अपराइट होता है। अपराइट में क्या हो गया है, जो टेरेस्ट्रियल है, इन्वर्टेड में एक्वेटिक है, ठीक है, that should be clear. आगे बढ़ते हैं। एनर्जी की यदि हम बात करते हैं तो दैट वाज वेरी क्लियर। एनर्जी में हम लोगों ने क्या देखा था, 10% एनर्जी ही जा रही है, आगे आगे 10% लॉ के अकॉर्डिंग, जो किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी कम ही होती जा रही है हर एक ट्रॉफिक लेवल में, इसीलिए हमेशा अपराइट ही पिरामिड होगा इसका, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, सपोज यदि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उसमें 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, उसमें यदि 100 किलो कैलोरी एनर्जी है तो उसमें से सिर्फ 10% 100 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी नेक्स्ट लेवल में, उसका सिर्फ 10% जाएगा 10, उसका सिर्फ 10% जाएगा अल्टीमेटली 1। एनर्जी कम होती जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने इसको बोला है पिरामिड, अपराइट पिरामिड ऑफ एनर्जी। दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब हम समझने वाले हैं एक नई चीज जिसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब क्या होता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट जो अलग अलग होते हैं उसमें अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है, टाइम के साथ में उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ में, उसको हमने बोला है इकोलॉजिकल सक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसा कोई जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट जल गया, उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले पेड़ आएंगे, उसके बाद में पेड़ के ऊपर फीड करने वाले अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है, इस तरह से पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा एक। उसी को, इसी सक्सेशन को, इसी एक छोटे से जगह से, छोटी सी जगह यानी कि जो खाली जगह है उससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनने के पूरे प्रोसीजर को हम लोगों ने क्या बोला है, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला है। हम लोग इसकी डेफिनेशन से इसको बेटर समझते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। जो भी चेंजेस हो रहे हैं एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, इकोलॉजिकल कम्युनिटी यानी कि क्या, वो एक कम्युनिटी जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसको हम लोगों ने बोला एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी। जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी हो गई हमारी, ठीक है।
अब उसमें जो सीरीज ऑफ चेंजेस हैं विद टाइम, उसको हम लोगों ने बोला है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इज दैट द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, इनके कंपोजिशंस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ में स्टार्टिंग में अलग एनवायरनमेंट था, अभी अलग एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, उसके साथ साथ में चेंजेस हुए हैं। उसी तरह यहाँ पे भी जब टाइम के साथ चेंज होता है एनवायरनमेंट में, उसके साथ जो हमारे कम्युनिटीज में चेंज हो रहा है, उसको हम लोगों ने बोला है इकोलॉजिकल सक्सेशन। द चेंज इज ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल पैरेलल विद द चेंजेस ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि जैसा जैसा एनवायरनमेंट में चेंज, वैसा वैसा कम्युनिटी में चेंज, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या समझना है, देखो दो चीजें यहाँ पे समझाती हूँ मैं। सबसे पहले अगर कोई एक पत्थर है, ठीक है, अगर मैंने कोई पत्थर रख दिया, पत्थर पे जीवन की शुरुआत अगर होनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा उसकी शुरुआत होने में। लेकिन एक पत्थर से या फिर जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, उसके ऊपर अगर जीवन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आएंगे कुछ पायनियर कम्युनिटी, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी यानी कि जो शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत मोस्टली कौन करते हैं, पायनियर के एग्जांपल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगी। मॉसेस एंड लाइकेंस होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, मॉसेस बायोफाइटा में आते हैं, लाइकेंस हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, किस किस के बीच में कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब इसके ऊपर शुरुआत हुई, अब बहुत सारी स्टेजेस होंगी, बहुत सारी स्टेजेस से होते हुए अल्टीमेटली एक पूरी कम्युनिटी बनेगी जिसमें पेड़ होंगे, पौधे होंगे, जानवर होंगे, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसी कम्युनिटी जो कि फाइनली इन्वायरमेंट के साथ में कंप्लीटली अडेप्ट अप कर ली है, जिसमें अब और चेंजेस नहीं होंगे, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो कि एंड में आती है। यानी कि हमने क्या पढ़ा, शुरुआत हमारी होती है पायनियर कम्युनिटी से, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी से हमारे एकदम बेसिक शुरुआत हुआ, एक पत्थर पे या फिर लावा पे हम लोगों की शुरुआत हुई। आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक अल्टीमेटली ऐसी कम्युनिटी आ जाती है जो अब एनवायरनमेंट के साथ में कंप्लीटली अडेप्टेबल है, एनवायरनमेंट के साथ में ही है, अब यहाँ पे और कोई चेंज नहीं होना है, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बीच बीच में बहुत सारी जो स्टेजेस आती हैं उनको हम बोलते हैं सीयर्स, ये भी एक सीयर है, ये भी एक सीयर है, ये भी एक सीयर है। सीयर मतलब क्या, अलग अलग स्टेजेस, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस। और इन स्टेजेस पे जो कम्युनिटीज आती हैं उनको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिटीज, ठीक है। सीरियल कम्युनिटीज यानी कि जो बीच में कम्युनिटीज आ रही हैं पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में, ठीक है। अब यहां से मैं एक और चीज आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। दो प्रकार के इकोलॉजिकल सक्सेशंस होते हैं, ठीक है। कौन से दो प्रकार के, एक होता है हमारा प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। क्या मतलब होता है ये हम समझेंगे। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, एकदम पत्थर है या फिर लावा है जहां पे अभी सोइल भी मौजूद नहीं है, ठीक है। बहुत स्लो होगा ये प्रोसीजर, एकदम शुरुआत से अगर शुरू कर रहे हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई एरिया है जहां पे नेचुरल कैलामिटी की वजह से सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हट गए, या फिर हम लोगों ने किसी जंगल को आग लगा दिया, जैसे बोर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर होता है जिसमें एक जंगल में आग लगा देते हैं, जो पूरे फसल है उसमें आग लगा देते हैं, उसके बाद में दूसरी जगह चले जाते हैं, वापस कुछ टाइम बाद उस पर आते हैं, यानी कि उसमें सोइल मौजूद है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स तो डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन वहां पे अभी भी सोइल मौजूद है। अब अगर सोइल वहां पे मौजूद है तो क्या इतना टाइम लगेगा। देखो प्राइमरी की यदि हम बात करें तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, सोइल बनने में ही 100 to 1000 ईयर लग जाएंगे। लेकिन सेकेंडरी में यहाँ पे सोइल पहले से मौजूद होता है तो ये बहुत कंपैरेटिवली फास्ट होती है, ठीक है। ये कंपैरेटिवली फास्टर होती है, इन चीजों को हम समझेंगे। जो हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की शुरुआत किसने की थी, पायनियर ने की थी, इसको भी याद रखेंगे। पायनियर जो कम्युनिटी होती है वो प्राइमरी की शुरुआत करती है और 100 से बहुत 100 to
थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सेकेंडरी अगर हम बात करें सक्सेशन की, तो ये किसी ऐसे एरिया पे होती है जहां पे प्राइमरी सक्सेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है, ठीक है। अभी इन लोगों को वापस से शुरू करना है। यदि पहले कहीं प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। अगर बिल्कुल ही बिगनिंग से शुरुआत है तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। दैट शुड बी क्लियर। एक एक लाइन को अब हम पढ़ के समझते हैं। लेट्स सी। These changes lead finally to a community that is near equilibrium with the environment, जिसको हमने क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोला था, जो अल्टीमेटली अब एनवायरनमेंट के साथ में इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब उसमें और कुछ चेंजेस होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। दैट इज क्लियर। ड्यूरिंग सक्सेशन some species colonize an area and their population becomes more numerous whereas populations of other species decline। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुछ स्पीशीज जो कि इन्वायरमेंट के साथ बेटर अडेप्ट कर रही हैं वो तो रह जाएंगी, लेकिन कंपीटिंग स्पीशीज जो कि हार गई हैं कंपटीशन में, जो कि इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर रही हैं, उनका नंबर कम होता जाएगा। जैसे धीरे धीरे ऐसे ही हमारे पूरे कम्युनिटी का कंपोजिशन चेंज होता जाता है इन्वायरमेंट में बदलावों के साथ साथ। उसके बाद में द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन एन एरियाज आर कॉल्ड सीयर्स। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? अलग अलग जो लेवल्स बीच में आ रहे हैं उनको क्या बोला? सीयर्स बोला है, ठीक है। और द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज सीरल कम्युनिटीज। जो अलग अलग बीच में कम्युनिटीज हैं इन्हीं सीयर्स में, इन्हीं लेवल्स में, उनको हम लोगों ने बोला है सीरल कम्युनिटीज। दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज को हम लोगों ने क्या बोला? अलग अलग ये सारे के सारे सीयर्स हैं, इनमें आने वाली सीरियल कम्युनिटीज हैं। स्टार्ट करने वाली पायनियर कम्युनिटी है। पायनियर कम्युनिटी किसको शुरू करती है? प्राइमरी सक्सेशन को शुरू करती है, ठीक है। और अल्टीमेटली क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे एंड होता है हमारा प्रोग्राम। अब देखो, द सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां नहीं होता जहां प्राइमरी सक्सेशन होने वाला है, ठीक है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, एकदम नॉन लिविंग से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या होगा? प्राइमरी सक्सेशन। और कोई ऐसी जगह जहां पे हम लोगों का ऑलरेडी प्राइमरी सक्सेशन हो चुका है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। इस चीज को एक एक को अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन और while the latter these could be areas where no living organisms ever existed, say a bare rock, or in areas that somehow lost all the living organisms। somehow का मतलब क्या? कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई या फिर हमने खुद अगर किसी जंगल वगैरह को जला दिया है तो वो किस में आएगा? वो आ जाएगा हमारे सेकेंडरी सक्सेशन में। अब आगे एग्जांपल्स ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा या फिर बेयर रॉक या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर जहां पे अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामो निशानी नहीं है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आने में वहां पे बहुत टाइम लग जाता है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ new biotic community is generally slow, ठीक है। before a biotic community of diverse organisms can become established there must be soil। अब soil होना चाहिए और soil को बनने में लग जाता है बहुत बहुत सारा टाइम, ठीक है। depending mostly on the climate it takes natural processes several hundred to several thousand years to produce fertile soil on bare rock। प्राइमरी कम्युनिटी में, प्राइमरी सक्सेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वहां पे सोइल का होना सबसे ज्यादा जरूरी है और सोइल बनने में ही टाइम लग जाता है, इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन हो जाता है कंपैरेटिवली वेरी स्लो। उसके बाद में सेकेंडरी सक्सेशन की यदि हम बात करें तो वो ऐसे एरिया में होता है जहां पे नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड सच एज इन अबैंडन्ड फार्म लैंड्स या फिर बर्न्ड और कट फॉरेस्ट लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड। जहां पे फ्लड आ गया है, नेचुरल कम्युनिटीज वहां से हट गई हैं और वहां पे जहां पे पहले प्राइमरी सक्सेशन हो रखा है, जहां पे ऑलरेडी सोइल मौजूद है, उसको हम लोगों ने बोल दिया है क्या? हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। और ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है। यानी कि हम थोड़ा सा समराइज करें तो किस तरह कर सकते हैं? प्राइमरी कम्युनिटी में यहाँ पे सॉइल नहीं होता है, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग से शुरू होते हैं। सेकेंडरी कम्युनिटी में यहाँ पे सॉइल और सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसीलिए बहुत फास्ट ये हमारा सक्सेशन हो जाता है। दैट शुड बी क्लियर। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ये एग्जाम्पल्स ही हैं, वही सेम पॉइंट है, नथिंग न्यू। अब
प्राइमरी सक्सेशन में जो हमारी स्पीशीज स्टार्ट कर रही थी उनको हम लोगों ने क्या बोला था, पायनियर कम्युनिटीज बोला था। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सेकेंडरी सक्सेशन में जो सबसे पहले कम्युनिटी आ रही है उसको भी हम क्या प्राइमरी पायनियर स्पीशीज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। पायनियर स्पीशीज सिर्फ हम प्राइमरी सक्सेशन में ही बोलेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन में अगर कोई स्पीशीज शुरू करेगी तो हम उसको पायनियर नहीं बोलेंगे। पायनियर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सक्सेशन में यूज होने वाला टर्म है, ठीक है। चलो, mosses and lichens are the first species that inhabit an area, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल कौन हो गया पायनियर स्पीशीज का, mosses and lichens हो गए। अब यही उस एरिया को सुटेबल बनाएंगे फॉर द लार्जर स्पीशीज, ठीक है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हमारे पायनियर कम्युनिटी का एग्जाम्पल हो गया। कॉमन एग्जाम्पल्स कौन है, बैक्टीरिया, लाइकन, मॉसेस, फंजाई, ये सारे हमारे पायनियर कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम याद रखेंगे। और हम क्या ध्यान रखेंगे, सिर्फ प्राइमरी सक्सेशन में ही हम बात करते हैं पायनियर स्पीशीज की। दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ अलग अलग टाइप के सीयर्स हैं, कुछ अलग अलग एरियाज के सीयर्स हैं जिनको हम लोगों को याद करना है। सिर्फ छोटे छोटे नाम हैं और नाम भी याद रखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दैट कैन बी रिमेंबर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोसीयर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी होता है। देयरफॉर सक्सेशन इन एन एक्वेटिक हैबिटेट। अगर एक्वेटिक हैबिटेट में सक्सेशन हो गया तो जो उसमें आने वाले बीच बीच में लेवल्स हैं उनको हम हाइड्रोसीयर्स बोलेंगे। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरोफिटिक जो होते हैं वो ड्राई एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सक्सेशन इन ड्राई हैबिटेट। लिथोसियर यानी कि लिथो का मतलब क्या होता है, जो रॉक सरफेस होती है उसको, यानी कि सक्सेशन ऑन अ बेयर रॉक सरफेस। उसके बाद सैमोसियर, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सैंडी एरियाज को हम बोलते हैं सैमो। सैंडी का मतलब होता है सैमो। सैमोसियर यानी कि सक्सेशन इनिशिएटिंग ऑन सैंडी एरियाज, यानी कि डेजर्ट वगैरह हो गया। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट रिलेटेड, ठीक है। सॉल्टी अगर कोई भी एरिया होगा उसमें अगर होगा सक्सेशन, सलाइन भले ही वो सॉइल हो भले ही वो वाटर हो, उनको हम बोलेंगे हैलोसियर। उसके बाद में सिनाइल। सिनाइल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सक्सेशन डेड मैटर के ऊपर। उसके बाद आ जाता है ईओसियर, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया। यानी कि हमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है। सैमो का मतलब सैंडी होता है, हेलो का मतलब सॉल्ट होता है, सिनाइल और ईओसियर थोड़ा बहुत भी याद रखेंगे तो अच्छे से ये टेबल हमें याद हो सकती है। एक बार इस टेबल को अच्छी तरह से देखो। हाइड्रोसियर एक्वेटिक हैबिटेट, जीरोसियर ड्राई हैबिटेट, लिथोसियर बेयर रॉक, सैंडी यानी सैमोसियर सैंडी एरियाज में होता है, ठीक है। हैलोसियर सलाइन सोइल या वाटर। सिनाइल का मतलब डेड मैटर के ऊपर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सक्सेशन, और ईओसियर मतलब किसी भी एरिया में वेजिटेशन का डेवलपमेंट होना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस के, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनको यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन से 5 प्रकार होते हैं, कॉम्पिटिशन एंड प्रेडेशन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म। अजीब से नाम लग रहे होंगे, एक एक को समझने वाले हैं। अब ये डायग्राम से अब हम समझेंगे। सपोज कोई 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनमें दोनों को साथ में रहने में बेनिफिट हो रहा है। मैंने पहले तुम लोगों को बताया था 2 तरफा रिलेशनशिप, 2 तरफा प्यार था हम लोगों का लाइकन के बीच में, ठीक है। लाइकन में कौन कौन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी था और एक कौन था, हमारा फंजाई था, ठीक है। इन दोनों को बेनिफिट हो रहा था एक दूसरे से, इसीलिए इसको बोला गया है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल है इन दोनों का प्यार, तो म्यूचुअलिज्म का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों को फायदा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यदि एक को पॉजिटिव है, यदि एक को फायदा है और एक के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, एक को पॉजिटिव एक को 0। अब ऐसा कब होगा कि एक को फायदा हो रहा है लेकिन कोई एक को कुछ हो ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल दूं, वेल्स जो होती हैं, जो उनके ऊपर छोटे छोटे बार्निकल्स होते हैं, ठीक है।
हाँ, वो छोटे छोटे बार्निकल्स उनकी पीठ पे चढ़ के उनको फ्री ओला राइड मिल जाती है उन लोगों को, ठीक है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह तक भी पहुंच जाते हैं, वेल की पीठ पे चढ़ जाते हैं, तो ठीक है। और वेल इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूमंगस है, तो उसके पास में और कोई दूसरे एनिमीज भी नहीं आते बार्निकल्स को परेशान करने के लिए। बार्निकल्स को तो दो फायदे हो गए, एक जगह से दूसरी जगह तक फ्री में पहुंच भी गए, और दूसरी चीज कि वो एनिमीज से भी बच गए। वेल को क्या ही फर्क पड़ेगा, इतनी बड़ी सी वेल है, उसके ऊपर अगर छोटे छोटे बार्निकल्स आ भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक पॉजिटिव इफेक्ट है, एक जीरो इफेक्ट। और यदि हम एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है पैरासिटिज्म। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पैरासाइट्स जो होती हैं, पैरासाइट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर ऊपर है, फॉर एग्जांपल मॉस्किटो का एग्जांपल ले लो, वो भी एक पैरासाइट है, ठीक है। ह्यूमन से वो ब्लड सक करता है, तो हमारा तो खून चला गया, लेकिन मॉस्किटोज के मजे हो गए, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम बात करते हैं कि दोनों पे ही इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसको न्यूट्रलिज्म बोलेंगे। अमेंसलिज्म यानी कि एक को नेगेटिव, एक को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है और एक को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दो अमेंसलिज्म का। सपोज एक जो कैटल होती है वो घास में चल रही है, ठीक है। अब घास में चल रही है तो घास पूरी की पूरी चूर चूर हो गई, कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो चले जा रही है, उसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या कोई नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ग्रास तो मर गई ना। यानी कि अमेंसलिज्म में एक नेगेटिव और एक जीरो होता है। यदि दोनों को हार्म हो रहा है, दोनों नेगेटिव हैं, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिशन। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिशन। जैसे कि बोला जाता है ना, किसी भी होने वाले वॉर में कभी भी किसी की सच में जीत नहीं होती, क्योंकि लोग तो दोनों ही तरफ मरते हैं। कंपटीशन में भी दोनों को हार्म हो रहा है, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव है। हमने 5 प्रकार के यहाँ पे देखे हैं, सबके एग्जांपल्स यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले इसको किस प्रकार से कंसेप्ट मैप में बना रखा है ये देखते हैं। इंटरेक्शंस, प्रेडेशन, ठीक है। प्रेडेशन हो गया, एक के ऊपर एक फीड कर रहा है, ठीक है। प्रेडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया। सिम्बायोसिस मतलब कि साथ में रह रहे हैं, साथ में अगर रह रहे हैं तो उसमें पैरासिटिज्म भी हो सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा पैरासाइट रह रहा है। म्यूचुअलिज्म भी हो रहा है कि साथ में रह रहे हैं तो दोनों को फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म भी हो सकता है जिसमें साथ में रह रहे हैं, एक को फायदा हो रहा है, एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो प्रिडेशन में हम लोगों ने देखा ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर फॉर एनर्जी, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स में प्रिडेट ही तो करता है लोअर वाले ट्रॉफिक लेवल को। म्यूचुअलिज्म में हम लोगों ने किसका एग्जाम्पल देखा है? लाइकेंस का एग्जाम्पल देखा है। और हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल जब मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन होता है, अगर बी किसी एक फ्लावर पे बैठी तो उसने नेक्टर भी कलेक्ट किया और साथ में उससे कुछ पॉलिन्स भी चिपक जाते हैं उस फ्लावर के। जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी तब उन पॉलिन्स को ट्रांसफर कर देगी, तो यहाँ पे पॉलिनेशन भी हो गया, यानी कि फ्लावर का भी फायदा हो गया क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया और बीज ने नेक्टर भी कनेक्ट कर लिया, दोनों को फायदा हो रहा है। देयरफॉर म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म की बात करेंगे, एक पॉजिटिव एक जीरो, तो मैंने आपको वेल और बार्निकल्स का एग्जाम्पल दिया। पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो मॉस्किटो एक पैरासाइट है, उसका एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अमेंसलिज्म की यदि हम बात करेंगे तो उसमें एक ऐसी कैटल जो कि घास के ऊपर से चल के जा रही है, उसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। कैटल एंड ग्रास। दिस शुड बी क्लियर। हम लोगों ने कौन कौन से टाइप के रिलेशंस पढ़े हैं यहाँ पे। अगले में जाते हैं तो अब हम समझने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, कि कंजर्वेशन मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताया था कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए जैसे ही एक भी ऑर्गेनिज्म चला जाता है तो पूरा का पूरा साइकिल, पूरा का पूरा चेन खराब हो जाता है। इसीलिए सबको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ प्रोटेक्शन, अपलिफ्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी टू डिराइव सस्टेनेबल बेनिफिट्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। अभी ही उनको प्रोटेक्ट करके, उनको अपलिफ्ट करके, उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे आसपास वैरायटी मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसको हमने बायोडाइवर्सिटी बोला,
बोला है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। दो मेथड से कंजर्व किया जाता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। क्या मतलब? इन सीटू का मतलब उनकी हैबिटेट के अंदर ही उनको कंजर्व किया जा रहा है, यानी कि वो जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास अपन लोगों ने फेंसिंग बना दी, उसके आसपास ही हम लोगों ने प्रोटेक्शन बना दिया कि इस एरिया में अब दूसरे कोई ह्यूमन पोचर्स नहीं आ पाएंगे, कोई इनको मारने नहीं आ पाएगा, कंजर्व करके रखेंगे, तो इन सीटू में हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, हॉटस्पॉट्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड फॉरेस्ट, ये सब आ जाते हैं हमारे इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर, यानी कि उनके जो हमने उनकी हैबिटेट है उसी के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट किया है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की, तो ये इन्वॉल्व करता है कुछ रेयर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जिनको हम लोगों को नेचुरल हैबिटेट से हटाना पड़ता है, क्योंकि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा खतरा होता है, तो हम उनको बाहर लेकर आते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट से और उनको बाहर एक सिक्योर एरिया में कंजर्व करके रखते हैं। एक्स सीटू, इन सीटू का मतलब इनसाइड देयर हैबिटेट, एक्स सीटू का मतलब आउटसाइड देयर हैबिटेट। एक्स सीटू के एग्जांपल जूज हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे लोग गए होंगे जूज में। एक्वेरियम्स होते हैं, ठीक है, हमारे घरों में एक्वेरियम्स, वहाँ भी तो मछलियों को ओशियन से लेकर आते हैं। बोटानिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, ठीक है, ऐसे ही बाहर हैबिटेट के बाहर यदि कंजर्व किया है तो उसको हमने बोला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक्स सीटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। उसके बाद में कुछ हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या मतलब है इसका? ये कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे हमारे हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत हमें वैरायटी देखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से खतरा है इस बायोडाइवर्सिटी को, और उसी ह्यूमन इंटरफेरेंस से थोड़ा सा इनको बचाना है, इसीलिए इनको बोला है हॉटस्पॉट्स वेयर देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। 4 एरियाज आते हैं इसके अंदर हमारे, कौन कौन से? एक तो आते हैं हिमालयाज, एक आते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एक आते हैं हमारा इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, और एक आता है हमारा सुंडालैंड। सुंडालैंड आता है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। ये हमारे 4 ऐसे एरियाज हैं वेयर वी आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे हम लोगों को बहुत वैरायटी देखने को मिल रही है। बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इनको खतरा है, इसीलिए इनको हॉटस्पॉट्स का नाम दे दिया है, बिकॉज दे आर नीडिंग एंड स्पेशल अटेंशन, दे आर नीडिंग स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर फॉर प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी देयर। 4 रीजन्स हैं इंडिया के जिनको हम लोगों ने इसके अंदर डाला है। कौन कौन से? हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, इंडो बर्मा रीजन हो गया और सुंडालैंड हो गया, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के अंदर आता है। तो यहीं पे हमारा इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोगों ने इकोसिस्टम को समझा, इकोलॉजी क्या होती है उसको समझा, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, उसके बाद में हम लोगों ने अल्टीमेटली समझा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरह से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री, इसीलिए बायो को पूरा रैप अप कर दीजिएगा, बायो को एक साइड खिसका दीजिएगा रिवाइज करके, जिससे अल्टीमेटली एग्जाम में सिर्फ हम कंसेप्ट मैप्स देखें और हम लोगों को पूरा का पूरा रिविजन हो जाए।